नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं फिर से एक बार इजराइल, फलस्तीन और उसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। बाकी खबरों पे जाऊं, बेहद इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज। बाकी खबरों पे जाऊं उसके पहले एक खुशनुमा दृश्य बहुत दिनों बाद गजा से दिखाई दिया है। पानी की इतने किल्लत वहां पे थी, आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि कैसे बच्चे एक एक बोतल पानी भरने के लिए, घर के लिए पानी लेके आने के लिए कि मां कुछ खाना बना सके, कैंप में बैठ के कितनी कितनी मेहनत करते थे। कैसे आपने दृश्य देखे होंगे कि टैंकरों से पानी टपक रहा है और बच्चे किसी तरह से उसको पी रहे हैं। इन सब के बीच गजा में पहली बरसात हुई, कल जबरदस्त बरसात हुई और बच्चों के बड़े खूबसूरत खूबसूरत वीडियोज आए। बच्चे उस बारिश में नहा रहे थे, खेल रहे थे। ये सारा कुछ देखकर लगा चलो कहीं से तो उनको थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन राहत जिसको नहीं मिल रही है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि उसके अपने मुल्क के अंदर, अपने देश के अंदर जबरदस्त आंदोलन हो रहे हैं। हुआ यह कि उनके जो 6 होस्टेजेस थे, जिनकी तस्वीर आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सारे यंग लोग हैं। इनकी डेड बॉडी मिली और यह पता चला कि ये लोग अब जिंदा नहीं हैं, अब हयात नहीं हैं। इन होस्टेजेस के वापस आने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। इनमें से एक होस्टेज वो है जिसने कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसका वीडियो जारी किया गया था, जिसमें उसने बताया था कि कैसे इजरायली सेना जो अटैक कर रही है उसमें होस्टेजेज मारे जा रहे हैं। अब ये उसने अपने मन से बताया था या हमास ने दबाव डाल के ये वीडियो बनवाया था, इस पर तो कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन ऐसा हुआ कि ये 6 होस्टेजेस जो जवान थे और ऐसा लग रहा था कि डील जल्दी से हो जाए तो ये वापस लौट आएंगे, इनकी वापसी की सारी उम्मीदें खत्म हुई। और जैसे ही ये खबर इजराइल के अंदर आई, इजराइल में गुस्से की एक लहर उठी। वहां की जो लेबर यूनियंस हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि अब हम हड़ताल पे जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इनका हत्यारा है। बाकायदा एडिटोरियल छपे इजराइल के अखबारों में, जहां यह कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू इनका असली हत्यारा है, क्योंकि होस्टेज डील को हर बार वही रोक रहा है। जो जंगबंदी की डील होनी है, वो जब डील फाइनल स्टेज में पहुंचती है तो कुछ ना कुछ ऐसा पेंच नेतन्याहू भिड़ा देता है जिसकी वजह से वो डील हो नहीं पाती है। अब ना केवल वहां की जो लेबर पार्टियां हैं या लेबर यूनियंस हैं उन्होंने यह अपील की, बल्कि आम जनता ने यह अपील की। और नेतन्याहू की अपनी मिनिस्ट्री में जो गैलेंट है, उसका रक्षा मंत्री, उसने कहा कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर को लेकर जो जिद है उस जिद पर दोबारा सोचना चाहिए। यानी गजा के अंदर जितने घुसने के रास्ते हैं उन सारी जगहों पर जो बेंजामिन नेतन्याहू चाहता है कि उसकी अपनी आर्मी रहे जंगबंदी के बाद भी, गैलेंट ने, उसके अपने रक्षा मंत्री ने बहुत साफ साफ कहा कि यह बेहुदा मांग है और इस मांग को वापस लिया जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी डील पॉसिबल होनी चाहिए। तो पूरे तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, और केवल तेल अवीव में नहीं, इजराइल के दूर दराज के इलाकों में भी इस तरह के हड़ताल की खबरें आ रही हैं, जिसमें हजारों लाखों जनता सड़कों पर है और जो नारा लगा रही है कि नेतन्याहू इस्तीफा दो, होस्टेज डील करो और हमारे होस्टेजेस को वापस लेकर आओ। यही नहीं हुआ है, पिछले दिनों अचानक से आईडीएफ के जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसके लोगों के मारे जाने की खबरें भी लगातार आई हैं। अभी हाल में एक खबर आई थी जिसमें 3 उसके सीनियर ऑफिसर्स मारे गए थे इस जंग में। इसके अलावा हिजबुल्लाह जो लगातार नॉर्थ में हमले कर रहा है उसमें भी लगातार लोग मारे जा रहे हैं। और हूथी से पार पाने में अमेरिका, इंग्लैंड और इजराइल पूरी तरह से विफल रहे हैं। अभी की खबर है कि हूथी ने एक और जहाज को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, उसको बचाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। यानी जंग एक तरफ लगातार तेज होती जा रही है और दूसरी तरफ होस्टेजेस के जो अगवा किए हुए लोग हैं उनके वापस आने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही है। अब ये जो 6 लोग मारे गए हैं, इनको लेकर भी बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही है। जहां बेंजामिन नेतन्याहू यह कह रहा है कि हमास के लोगों ने इनको मारा है, वहां से रिपोर्ट आई है ऑटोप्सी की कि इनको बड़े पास से गोली से मारा गया, इनको मतलब बिल्कुल पास से गोली से मारा गया, जिससे यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हमास के लोगों ने मारा। यह सच भी हो सकता है, जंग में तो यह होता ही है।
वहीं दूसरी तरफ हमास के लोग ये कह रहे हैं कि ये सारे लोग इजराइल द्वारा मारे गए हैं। हमास ये थ्योरी दे रहा है, हमास ये कह रहा है कि इजराइल एक ऑपरेशन द्वारा इन सारे लोगों को रेस्क्यू करना चाहता था, बचाना चाहता था। इजराइल ने पहले भी कई ऐसे ऑपरेशन किए हैं जिसमें एक आध लोगों को बचाने में वो सफल भी हुआ है। तो ये बहुत पॉसिबल है, हमास का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में सफल नहीं हो पाया इजराइल, और ये 6 के 6 लोग मारे गए। तो अब ये जो गोलियां लगी हैं, ये गोलियां हमास की हैं या फिर इजराइल की हैं, ये बात तो हम यहां से नहीं कह सकते, लेकिन 6 लोग मारे गए हैं ये जरूर कह सकते हैं। अब ये जो लोग मारे जा रहे हैं, चाहे इजराइल के लोग मारे जा रहे हों, चाहे फलस्तीन में तो खैर कितने लोग मारे जा रहे हैं वो कहना ही मुश्किल काम है। लगातार रोज ऐसे ऐसे कैंप्स पे हमला हो रहा है जिनको कहा जा रहा है ये सिक्योरिटी एरिया थे। अल शिफा हॉस्पिटल को पूरा खत्म कर दिया गया है, केवल एक छोटा सा इमरजेंसी वार्ड बचा हुआ है जहां कुछ लोगों का इलाज हो पा रहा है। जो इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार वही लोग हैं जो इस जंग को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि यह जंग अंत तक चलती रहे, जाने कहां तक चलती रहे, जिनका क्या एम है किसी के लिए समझना मुश्किल नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर देना उनका एम है, जबकि उनकी ही आर्मी के लोग, उनके ही अखबार ये बात कहते हैं कि यह एम पूरा हो ही नहीं सकता है। किसी तरह के समझौते की बात जब हम देखते हैं आखिरी दौर तक पहुंचती है तो बेंजामिन नेतन्याहू उसमें कोई ना कोई नया पेंच डाल देते हैं और बातचीत टूट जाती है। अमेरिका यह कह रहा है कि हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं लगातार एक फाइनल डील करने की, लेकिन इस बार वो कह रहा है कि टेक इट और लीव इट वाली ये डील होगी, यानी एक फाइनल डील हम बना के देंगे। इस डील को आपको मानना है तो मानिए और नहीं मानना है तो मत मानिए, इसके बाद हम बातचीत की कोशिश बंद कर देंगे। अब ये डील क्या होगी, कैसी होगी, जब आएगी तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक सवाल अमेरिका के ऊपर भी है कि एक तरफ जंगबंदी को लेकर आप इतनी बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार असलहा भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, तो आपका असल उद्देश्य क्या है? बहुत सारे जानकारों का कहना है कि अमेरिका अगर आज इजराइल की मदद बंद कर दे तो इजराइल जंगबंदी के लिए कल तैयार हो जाएगा। इजराइल बिना अमेरिका के भरोसे के, बिना अमेरिका के सहारे के ये जंग खींच ही नहीं सकता है, क्योंकि जंग ये अब कई सारे बॉर्डर्स पे खुलने का मामला है। हिजबुल्लाह से लगातार जंग चली रही है, ईरान से जंग शुरू हो सकती है, हूथी से हो सकती है, इराकी मिलिशिया लगातार अटैक कर रहे हैं, सीरियन मिलिशिया लगातार अटैक कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी जंग है कि इजराइल अपने दम पर यह लड़ ही नहीं सकता है। इजराइल इस जंग को इसीलिए लड़ पा रहा है क्योंकि अमेरिका लगातार उसकी मदद कर रहा है। तो एक तरफ जंगबंदी की बात, एक बार यह कहना कि हम किसी भी तरह जंग को रुकवाना चाहते हैं, फिर कमला हैरिस का कहना कि इजराइल को जो हथियार भेजे जाते हैं हम उस पर किसी तरह का रोक नहीं लगाएंगे। AIPAC जो है उससे उसका जो कंट्रीब्यूशन है अमेरिकन इलेक्शन में वो बढ़ के 100 मिलियन हो गया है। AIPAC के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये वो संगठन है जो इजराइल के हितों के लिए काम करता है। वहां के जो सीनेटर्स हैं, वहां के जो लीडर्स हैं, उनको पैसा देता है, फंड करता है ताकि वो इजराइल के पक्ष में बात कर सकें। और जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो जो बाइडेन हो, चाहे बाकी लोग हों, इन सारे लोगों को वहां से जबरदस्त पैसा मिला है। आप सोचिए, सिर्फ इलेक्शन में इन्होंने $100 मिलियन लगाए हैं। आप जोड़ते रहिए रुपयों में, आपके यहां की जो भी करेंसी हो उसमें कन्वर्ट कर लीजिए और देखिए कि इतना सारा पैसा लगाया जा रहा है। बदले में अमेरिका लगातार इजराइल को हथियार भेज रहा है, बदले में लगातार अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, और जिसकी वजह से यह जंग चल रही है जिसमें इजराइल के लोग भी लगातार मारे जा रहे हैं और फलस्तीनी तो मारे ही जा रहे हैं। तो अगर जंगबंदी को लेकर अमेरिका और इंग्लैंड वाकई सीरियस हैं तो सबसे जरूरी यह है कि हथियारों की जो खरीद फरोख्त है उसको बंद करें, हथियारों की जो तिजारत चल रही है उसको बंद करें, हथियार भेजना बंद करें, सहायता देना बंद करें। इजराइल से कहें भाई बहुत हो गया, अब अपने दम पे निपट लो। अब इजराइल अपने आप नेगोशिएशन टेबल पर आकर समझौता करेगा, वहां जंग रुक जाएगी और ये लोगों का रोज बरोज मारा जाना बंद होगा। अब आप ये सोचिए, जिस तरह की जंग चल रही है, ये अमेरिका और इंग्लैंड और बाकी सारे लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो अलग अलग जंगों में रोज मारे जाने वाले बच्चों का एवरेज है। आप जरा देखिए, गाजा में यह संख्या जो है 136 है, यानी 136 बच्चे रोज हलाक हो रहे हैं गजा के अंदर।
जरा इसकी तुलना किसी और वार से आप कर लीजिए, भले इराक वाले वार से कर लीजिए, यूक्रेन के वार से कर लीजिए, सीरिया के वार से कर लीजिए। कोई ऐसा वार नहीं है, कोई ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें इतने ज्यादा बच्चे मारे जा रहे हों। और अमेरिका इन बच्चों के मारे जाने के लिए हथियार भेज रहा है। इंग्लैंड हथियार भेज रहा है, जर्मनी हथियार भेज रहा है, पैसे भेज रहा है लगातार। हिंदुस्तान की तो हालत यह है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी जो उसके प्रवक्ता हैं, और आप जानते हैं जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है, उन्होंने, केसी त्यागी ने कह दिया कि इजराइल को हथियार भेजना बंद करना चाहिए हिंदुस्तान को। तो केसी त्यागी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यानी हिंदुस्तान के अंदर भी इजराइल के खिलाफ अगर आप कोई आवाज उठाते हैं तो वो एक तरह से अपराध जैसी बना दी गई है। और ये सारे मुल्क इजराइल को हथियार मुहैया कर रहे हैं, जिन हथियारों से लगातार वहां पर इजराइल जंग को जारी रखे हुए है। वहां के हॉस्पिटल्स, वहां के घर, वहां के स्कूल, वहां के कॉलेजेस, ये सारे के सारे लगातार तबाह करता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों की मरने की खबरें आती हैं, औरतों के मरने की खबरें आती हैं, बुजुर्गों के मरने की खबरें आती हैं, जवान लोगों के मरने की खबरें तो आती हैं, सहाफियों के, पत्रकारों के मारे जाने की खबरें आती हैं, डॉक्टर्स के मारे जाने की खबरें आती हैं, बाहर के मुल्कों से जाकर जो लोग मदद करना चाहते हैं खाने पीने में या इलाज में, उनके मारे जाने की खबरें आती हैं, एनजीओ के लोगों के मारे जाने की खबरें आती हैं। और इसके बावजूद ये सारे मुल्क जो हैं वो हथियार और पैसा भेजना बंद नहीं करते हैं। और बात करते हैं जंगबंदी की, तो इस जंगबंदी को क्या माना जाए? मेरे ख्याल से तो ये सिर्फ बातें हैं, बातों के अलावा इसमें कुछ भी सीरियस नहीं है। एक और बड़ी खबर यह आई है कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन और सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके बीच में संडे को, गए रविवार को लंबी बातचीत हुई है। और इस बातचीत का जो मुख्य मुद्दा था, जो मेन मुद्दा था, वो फलस्तीन था। बताया यह जा रहा है, जो एक्स पर निकलकर, ट्विटर पर निकल कर आ रहा है, जो एर्दोगन की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है, जो बात हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस तरह से इजराइल के ऊपर ऐसा प्रेशर बढ़ाए कि इजराइल इस जंग को किसी भी तरह से रोकने पर मजबूर हो जाए, इस पर बात की गई है। हालांकि एर्दोगन बातों के बड़े वीर हैं। हम सब जानते हैं कि जब यह जंग चल रही थी तब भी अपना तिजारती रिश्ता उन्होंने बनाए रखा था। और सऊदी अरबिया की तो मैं क्या ही कहूं, हूथी एक तरफ से हमले कर रहा था, हूथी एक तरफ से रेड सी से इजराइल की जहाजों को जाने से रोक रहा था, और सऊदी अरबिया से लेकर यूएई और बाकी मुल्क जमीन का रास्ता दे रहे थे ताकि इजराइल का सामान पहुंच सके। तो इस तरह की बातचीत का क्या मतलब है यह मुझे नहीं पता है, लेकिन यह खबर जरूर है कि 10 सितंबर को, आने वाली 10 तारीख को, अरब लीग के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, उनकी एक मीटिंग होने वाली है। और उस मीटिंग के एजेंडा में सबसे टॉप पर अगर कोई चीज है तो वो फलस्तीन है। अब उस मीटिंग में क्या होगा, क्या निकल के आएगा, इसको लेकर आपको कितनी उम्मीद है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कुल मिलाजुलाकर उससे कोई बड़ी उम्मीद इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि इस तरह की मीटिंग्स लगातार होती रही हैं और इन मीटिंग्स का इजराइल के ऊपर कहीं कोई असर नहीं पड़ा है। अरब देशों ने भी चुपचाप इजराइल के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे हैं और फलस्तीन के अंदर जो सब कुछ जारी है, जो लगातार तबाही जारी है, आप उसको जेनोसाइड कहना चाहें जेनोसाइड कहें, आप तबाही कहना चाहें तबाही कहें, वो सब कुछ लगातार चल रही है। इसीलिए इस तरह की बैठकें, अरब नेताओं के भाषण, अरब नेताओं के बयान कई बार मुझे लगता है कि सिर्फ अपनी उस आवाम को सुनाने के लिए है जो फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहती है। इसके अलावा इससे आगे बढ़कर फिलहाल तो मुझे कोई कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एर्दोगन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं, लेकिन उन बातों पर कभी बहुत खरे नहीं उतर चुके हैं। ये अभी हालात हैं। ईरान को लेकर एक संशय बना हुआ है, ईरान को लेकर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि ईरान ऐसे ही हिजबुल्लाह के थ्रू वार करता रहेगा या डायरेक्ट अटैक करेगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ईरान का अटैक जो है उसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। ईरान का अपना डर भी है कि ईरान इराक वार के बाद
बाद वो कभी किसी जंग में नहीं गया है और उसने अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बहुत शानदार कोशिश की है। एक डर उसका ये हो सकता है कि अगर ये जंग होती है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से तबाह होगा। लेकिन ये डर हो या कुछ भी हो, ईरान अगर इस तरह की लड़ाई नहीं करता है, ईरान अगर अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, तो ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि ईरान बातें चाहे जितनी भी कर ले, जंग में नहीं जाएगा। केवल जो उसके सहयोगी हैं, साथी हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हूथी हो या इस तरह के और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके थ्रू वो इजराइल पे प्रेशर बनाएगा, सीधा वार नहीं करेगा। अगर ईरान वार नहीं करता है तो यही साबित होगा। लगातार बीच बीच में खबरें चलती रहती हैं कि 48 घंटे में हो सकता है, 24 घंटे में हो सकता है। अभी भी ऐसी खबर चल रही है कि पेंटागन से आया कि 48 घंटे में वार हो सकता है। हालांकि उस खबर को आए भी 48 घंटे से काफी ज्यादा वक्त बीत चुका, इसलिए फिलहाल ईरान वार में जाएगा नहीं जाएगा इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन सबकी चिंता, सबसे बड़ी चिंता यही है कि लगातार 7 अक्टूबर के बाद से ही जिस तरह की तबाही फलस्तीन में चल रही है और जिसको लेकर इजराइल के अंदर भी अब जो जिस तरह से होस्टेज मारे गए हैं, इजराइल के अंदर भी लगातार आंदोलन तेज चल रहा है। लैपिड जो उनके विपक्ष के नेता हैं वो पूरी तरह से इस हड़ताल के साथ हैं और नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उसका क्या असर होगा, हड़ताल होकर रह जाएगी या फिर इस हड़ताल के बाद नेतन्याहू को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी, अमेरिका फाइनली जंगबंदी करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, ये सारी खबरें जब भी आएंगी, जैसे भी आएंगी, मैं आप तक पहुंचाने की और उनकी एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। शर्त बस इतनी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार हमारे वीडियोस देखते रहें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस काम के हैं तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भेजें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो पिन कमेंट खोल के देखें। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, आप हमारी सीधी मदद कर सकते हैं और अगर चैनल सब्सक्राइब वगैरह ना किया हो तो वो तो कम से कम कर ही लीजिए। आपकी ताकत मिलेगी तभी तो हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच कह पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।